दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है और हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल का नाम है जीएस फाउंडेशन फॉर यूपीएससी फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और इससे नाम से ही स्पष्ट है कि यह चैनल हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, समर्पित है। और इस चैनल पर हिंदी मीडियम की तैयारी करने वाले बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके जीएस फाउंडेशन के लिए लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे और जीएस फाउंडेशन के जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उन सभी मॉड्यूल्स के लेक्चर फ्री अवेलेबल रहेंगे और इसमें अलग अलग प्लेलिस्ट होंगी और उन सभी प्लेलिस्ट में जाकर आप रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे वीडियोस अपलोड होंगी इस चैनल पे, तो आज इस चैनल की पहली वीडियो है और एक तरह से शुरुआत है। तो आज हम शुरुआत करेंगे जीएस पेपर 2 से, जिसे हम पॉलिटी और गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। इस चैनल में एक अलग से प्लेलिस्ट होगा जहां पर स्ट्रैटेजी वीडियोस फॉर द बिगिनर्स, यानी कि ऐसे बच्चे जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए शुरुआत में स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह से वो अपनी तैयारी शुरू करें, उसका भी विशेष ध्यान मैंने रखा है, तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी आएंगी। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑप्शनल, कंप्लीट हिस्ट्री ऑप्शनल फॉर यूपीएससी फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि जीएस पेपर 2, जिसे आमतौर पे इन सिंपल आप लोग इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेपर के नाम से जानते हो। हालांकि इसमें केवल इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं इन डिटेल्स बात करूंगा। तो हम इसी की शुरुआत करेंगे, जीएस पेपर 2। अब समझना ये है कि तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं और हर जगह कहीं ना कहीं एक फ्री कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, इंडिविजुअल एजुकेटर्स की तरफ से भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो मैं ऐसा अलग क्या कर दूंगा कि मैं अपने कंटेंट के साथ यूट्यूब चैनल मैंने बनाया और मैं वीडियोस बनाना मैंने शुरू किया। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी जो है, कई बार क्या होता है कि स्टेट सिविल सर्विस या फिर दूसरे एग्ज़ाम से थोड़ी अलग होती है और यूपीएससी की तैयारी अंडरस्टैंडिंग डिमांड करती है, समझ डिमांड करती है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, संकल्पनाओं की स्पष्टता यहाँ होनी बड़ी ज़रूरी है और इसकी तैयारी कभी भी बहुत वन शॉट वीडियो मॉडल से नहीं हो सकती। इसके लिए हम टॉपिक्स को गहराई में जाके समझना होगा, संकल्पनाओं को समझना होगा। और मेरी मोटिव ये है, मेरी कोशिश ये है कि अपने लेक्चर्स में मैं कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा एम्फेसाइज करूं, संकल्पनाओं को ज़्यादा एम्फेसाइज करूं और जीएस फाउंडेशन और हिस्ट्री ऑप्शनल के लेक्चर्स को आपके सामने लेके आऊं और आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाऊं। तो पहली चीज़ तो ये है कि मेरे इस चैनल पे या फिर जो मेरा दूसरा हिस्ट्री ऑप्शनल का चैनल है हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, हर जगह मैंने इस बात पे विशेष जोर दिया है कि संकल्पनाओं की समझ विकसित करके कैसे हम यूपीएससी मुख्य परीक्षा में उत्तरों को लिख सकते हैं। आने वाले समय में मेरी इस बात को आप बेहतर समझ जाएंगे जब मैं पॉलिटी के 2 या 3 चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो एक वर्ड मैंने यूज़ किया है, जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं यही आज आपको बताऊंगा और इसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि जब भी हम यूपीएससी के, चाहे वो जीएस का कोई मॉड्यूल हो, चाहे वो एसए हो या ऑप्शनल हो, हम कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी क्यों ज़रूरी है, क्यों सिलेबस इतना महत्वपूर्ण है, हमें सिलेबस को समझना क्यों चाहिए, सिर्फ सिलेबस को रटना पर्याप्त नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जीएस पेपर 2 जो है इसका एक सिलेबस क्या है, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे और अंत में हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी में क्यों पीवाईक्यूज का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैसे है। तो सही शुरुआत कैसे करें, आज के हमारे वीडियो का थंबनेल का टाइटल यही है। तो सही शुरुआत का ही मतलब है कि हमारी शुरुआत जीएस फाउंडेशन के कोर्स से होनी चाहिए। अब देखो क्या है, जब हम जीएस फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं, यानी कि तैयारी के शुरुआती दिनों में, तैयारी के शुरुआती दौर में हमें जो कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या जहां से
हमें अपनी तैयारी को दिशा देनी चाहिए, धार देनी चाहिए, वो है जीएस फाउंडेशन कोर्स। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, अपनी क्लासेस में मैंने कोशिश किया है कि पीपीटीज का प्रयोग कम से कम हो, मिनिमम हो। अगर वो रिवीजन के उद्देश्य से है तो हम उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम पूरी की पूरी क्लास कोशिश करेंगे कि बोर्ड वर्क के माध्यम से ही समझें, क्योंकि ये सीखने का बड़ा ही वैज्ञानिक तरीका है। जब हम बोर्ड वर्क के माध्यम से पढ़ते पढ़ाते हैं, ऐसी दशा में संकल्पनाएं आपके दिमाग में ज़्यादा बेहतर जाकर सेटल होती हैं और ये कहीं ना कहीं आपके आंसर राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो बोर्ड राइटिंग को हमने, बोर्ड वर्क को थोड़ा विशेष महत्व दिया है। तो देखो, जीएस फाउंडेशन, सही शुरुआत जो होती है वो जीएस फाउंडेशन के कोर्सेज के साथ ही होती है। अगर हमने जीएस फाउंडेशन की जगह अपनी तैयारी प्रीलिम्स के किसी कोर्स से कर ली या फिर क्रैश कोर्स से कर ली, तो ये सही शुरुआत नहीं होती। ये बिल्कुल रॉन्ग टर्न की तरह होता है। आपने हॉलीवुड की मूवी देखी है ना, रॉन्ग टर्न। एक रॉन्ग टर्न हमारे जीवन को कितने खतरे में डाल देता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। यानी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पहली चीज़ जहां आपकी निगाह होनी चाहिए वो है जीएस फाउंडेशन कोर्सेस। और जब हम जीएस फाउंडेशन कोर्सेस की बात करते हैं तो जीएस फाउंडेशन कोर्स से बेसिकली हम 3 चीज़ें सीखते हैं, यानी बीसीए मॉडल पे जीएस फाउंडेशन कोर्स बेस्ड होता है। और ये बीसीए मॉडल क्या है, तो देखो, फाउंडेशन कोर्स के साथ ही आप सबसे पहले तो क्या सीखते हो, बी का मतलब हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हिंदी में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कहेंगे मूलभूत संकल्पनाएं। और जब आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स या मूलभूत संकल्पनाओं को समझोगे तो स्वाभाविक है कि किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मॉड्यूल में जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स पे आपकी बेहतर पकड़ हो जाएगी। अगर आप मूलभूत संकल्पनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो कीवर्ड्स पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। और कीवर्ड्स पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंसर राइटिंग एक लैंग्वेज गेम भी है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको प्रभावी ढंग से हम कैसे सामने रखें। तो पहली चीज़ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मूलभूत संकल्पनाओं की समझ होनी चाहिए। ये हमें फाउंडेशन कोर्सेज से ही मिलता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखो, मैंने फैक्ट अभी कहीं नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा, ध्यान देना है आपको मैं क्या कह रहा हूं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब है कि मूलभूत संकल्पनाओं की समझ आपको है, लेकिन उस समझ के साथ साथ उन संकल्पनाओं की अस्पष्टता भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, स्पष्ट नहीं होंगे, वो वेग होंगे, अस्पष्ट होंगे, तो फिर अगले चरण में कठिनाई आएगी। और वो चरण क्या है कि हमें आंसर लिखना होता है, या कई बार तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि उन प्रीलिम्स के क्वेश्चन में फैक्ट्स नहीं होता है, हमारी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी की जांच या परख की जाती है यूपीएससी की प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में। आगे हम क्वेश्चंस पे भी इन सारी चीज़ों को देखेंगे, फिलहाल तो हम एक ओवरऑल मॉडल देख रहे हैं। तो देखो, प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्न में भी पेपर कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उन क्वेश्चंस के थ्रू ये जान लिया जाता है कि आपने कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ा है, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं। अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो आप क्या करोगे, पीटी में भी, प्रीलिम्स में भी आप क्या करोगे, 2 विकल्पों के बीच उलझ जाओगे। आप तय नहीं कर पाओगे कि सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर ए है, बी है, सी है या डी है, ये तय करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये तो प्रारंभिक परीक्षा की बात हुई। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मेंस राइटिंग भी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। यानी कि मेंस राइटिंग के लिए जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो एक यूपीएससी के एस्पायरेंट में होनी चाहिए, वो है एप्लीकेशन एडेप्टेबिलिटी। तीसरी चीज क्या है, एप्लीकेशन एडेप्टेबिलिटी। यानी आपने जो कुछ भी पढ़ा है, प्रश्न की मांग के अनुसार उसको अप्लाई कर सके, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग कर सकें। एडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा और समझा है, अगर आपको उसे 150 वर्ड्स में लिखने को कहा जाए, 200 वर्ड्स में लिखने को कहा जाए, 250 वर्ड्स में लिखने को कहा जाए,
500 वर्ड्स में लिखने को कहा जाए तो किसी भी फॉर्मेट पे अगर आपको वो बात लिखनी है तो आप आसानी से लिख सकें। वो तभी हो पाएगा जब आपके पास क्या होगा, एप्लीकेशन एडेप्टेबिलिटी। और देखो, बिना इसके तो, बिना एप्लीकेशन एडेप्टेबिलिटी के तो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एकदम इस बात को आप तय मानिए। ये जो है ये मोस्ट एसेंशियल फीचर है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो होनी ही चाहिए किसी भी एस्पायरेंट में। और एप्लीकेशन एडेप्टेबिलिटी तब तक नहीं आ पाएगी जब तक क्या नहीं होगा, जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा, संकल्पनाओं में स्पष्टता नहीं होगी। और संकल्पनाओं में स्पष्टता तब तक नहीं आएगी जब तक आपको मूलभूत संकल्पनाओं की समझ नहीं होगी। तो देखो, फाउंडेशन कोर्स मतलब होता है ये 3 चीजें। यहाँ पे मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है कि फैक्ट्स पे ज्यादा एम्फेसिस देना है, नहीं, ये तो मैंने बिल्कुल नहीं लिखा। जैसे जीएस पेपर 2 या पॉलिटी को पढ़ना और समझना, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने आर्टिकल्स का रट्टा मार लिया, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। आपको आर्टिकल्स याद करना पड़ेगा, कई बार हम भूल जाते हैं चीज़ों को, लेकिन उस स्टेज में आने से पहले आपको अगर संकल्पनाओं की अच्छी समझ हो जाएगी तो आप उन आर्टिकल्स को बार बार रिवाइज करोगे, तो उसको रटने के लिए कुछ ना कुछ उसमें आपको ऐसी ट्रिक दिखेगी जिसके बेसिस पे उन आर्टिकल्स को आप आसानी से याद रख सकते हो। आपने ऐसा देखा होगा अपने आसपास या सराउंडिंग्स में, सर्कल में, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी प्रीलिम्स पे बहुत ही एक्सेलेंट कमांड है, बहुत ही अच्छी पकड़ है। और अच्छी पकड़ का मतलब इतनी अच्छी पकड़ है कि उनका कभी भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रुकेगा नहीं, चाहे वो स्टेट पीसीएस दे, यूपीएससी दे, वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कभी भी मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाते। मतलब कभी भी ऐसे कुछ लोग होंगे, है ना। मेंस कभी नहीं क्लियर होगा। मेंस क्यों नहीं क्लियर हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है, क्या? रॉन्ग टर्न। शुरू में ही आपने क्या ले लिया? रॉन्ग टर्न। जब आप यूपी पीसीएस की तैयारी करने के लिए आए या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए तो आपने क्या किया? आपने 6-7 पुस्तकें खरीद ली जो प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक है। आपने क्या किया? 1-2 साल बैठ के उसके एक एक क्वेश्चन को याद कर लिया। आपने मार्केट से कुछ किताबें खरीदी, करेंट हैपनिंग्स में कौन सी घटना किस डेट को हुई, किस दिन हुई, सब आपको रटा हुआ है, लेकिन आप क्या मिस कर गए? ये सारी चीज़ें मिस कर गए। तो देखो, प्रीलिम्स के फैक्ट्स को याद रखना ये भी एक बहुत ही, मतलब इसका भी श्रेय दिया जाना चाहिए बच्चों को। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि प्रीलिम्स पे इतनी अच्छी पकड़ बना ले कि कभी भी आपका प्रीलिम्स ना रुके। इस उपलब्धि के लिए पीठ थपथपाई जानी चाहिए उन बच्चों की, है ना। ये मूर्ख होने की निशानी नहीं है, ये भी बुद्धिमानी की निशानी है। लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर आप ये वाला स्टेज लाने से पहले आप इस मॉडल पे काम कर लेते, बीसीए मॉडल पे काम कर लेते। देखो, ये तो प्रैक्टिस से ही होता है, आपको पता है, प्रैक्टिस और मल्टीपल रिवीजन्स, इसी से फैक्ट्स तैयार होते हैं। लेकिन वो स्टेज आने से पहले अगर आपने ऐसे पढ़ा होता, सही ढंग से पढ़ा होता, बीसीए मॉडल को फॉलो किया होता, तो फिर आप एक प्रीलिम्स निकालते, 2 प्रीलिम्स निकालते, कहीं ना कहीं मानता हूं कई बार कुछ पेपर में नंबर कम ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप 2-3 प्रीलिम्स निकालोगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि किसी एक में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं, 2-3 बार आपने प्रीलिम्स भी क्लियर किया है, 4 बार किया है, बट मेंस नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो मेरी क्लासेस उस केस में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। क्योंकि मैं अपनी सभी क्लासेस में, मेरा प्रीलिम्स का एम्फेसिस नहीं है, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक से रिलेटेड जो रेलेवेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस होंगे। यानी बीसीए मॉडल के साथ ऑल फैक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते, इस मॉडल के साथ ऑल फैक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते। क्या पढ़ाए जाते हैं? ओनली रेलेवेंट फैक्ट्स, ओनली रेलेवेंट फैक्ट्स, केवल प्रासंगिक तथ्य, केवल वैसे तथ्यों पे बात की जाती है जो विषयों की संकल्पना से जुड़े हुए हैं। तो देखो, जब हम केवल प्रासंगिक तथ्य पढ़ते हैं, उसको विषयों के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं, तो 30 से 35% फैक्ट्स तो हमारे ऐसे ही तैयार हो जाते हैं मेंस के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो 30 से 35% फैक्ट्स आपके मेंस के कॉन्सेप्ट के साथ तैयार हो गए। अब क्या है, 100% सारे फैक्ट तो कोई नहीं याद करता। अब जो 15 या 20% बचा हुआ है, ये आप आसानी से ऐड ऑन करके बाद में रिवाइज कर सकते हो। इसीलिए जीएस फाउंडेशन का मतलब क्या है? ये बीसीए मॉडल। यानी तैयारी की शुरुआत कैसे करें? रटने से करें या समझने से करें?
तो हमेशा याद रखना है, तैयारी की शुरुआत में रटना नहीं है, आपको क्या करना है, समझना है। स्पेशली मैं किस एग्जाम की बात कर रहा हूं, यूपीएससी एग्जाम की बात कर रहा हूं। यूपीएससी इन सभी चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो तैयारी की शुरुआत में किस बात पे जोर देना है, समझने में जोर देना है। ये बात आप समझ गए। अब देखो क्या है, अब बेसिक फाउंडेशन कोर्स का तो मतलब ये हो गया कि हमारी जर्नी की शुरुआत ऐसे होगी। अच्छा, जैसे ही हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले जो चीज आती है वो है सिलेबस। किसी भी कोचिंग का मटेरियल या कोई भी बुक, कोई भी स्टैंडर्ड बुक, कोई भी एनसीईआरटी बुक, कुछ भी पढ़ने से पहले अगर कोई चीज हमारे सामने है तो वो है सिलेबस। और सिलेबस बिल्कुल एक तरह से क्या कह सकते हो, माइंड मैप है, या सिलेबस का रिलेवेंट वैसे ही है जैसे हमारे धर्म में गीता और कुरान का महत्व है, वैसे ही यूपीएससी एग्जाम में किस बात का महत्व है, सिलेबस का महत्व है। तो सिलेबस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिलेबस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। क्यों सिलेबस इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो सिलेबस इतना ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह 3 चीजों को इंक्लूड करता है। वो क्या क्या है? बीडीडी। सिलेबस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बीडीडी। और ये बीडीडी क्या है? सिलेबस बीडीडी से जुड़ा हुआ है। बीडीडी का मतलब होता है कि अगर हम यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें कितना पढ़ना है, इस बात की हमें समझ होनी चाहिए। यानी सिलेबस हमें क्या बताता है? बाउंड्री, क्या दायरा तय करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बताता है हमें सिलेबस। सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बाउंड्री, बाउंड्री क्या पढ़ना है। दूसरी चीज डायरेक्शन, किस दिशा में पढ़ना है। बाउंड्री के साथ साथ सिलेबस क्या बताता है? डायरेक्शन, यानी कि किस दिशा में पढ़ना है, किस दिशा में पढ़ना है। जैसे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो मॉड्यूल्स हैं ये तो लॉ वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, या हिस्ट्री यूनिवर्सिटी में एकेडमिक्स में भी हम पढ़ते हैं। ऐसे ही साइंस, बताओ इंजीनियरिंग, मेडिकल ग्रेजुएट्स, ये लोग भी साइंस पढ़ते हैं, तमाम लोग हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं। तो सवाल ये है कि किस डायरेक्शन में हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर हमें पॉलिटी पढ़ना है तो जैसे जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 के मॉड्यूल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इंडियन सोसाइटी है। क्यों हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी दिया हुआ है? इसके पीछे रीजन क्या है? सोसाइटी में इंडिविजुअल या व्यक्ति रहते हैं, जैसे मैं रहता हूँ, आप रहते हैं, हम सब इस समाज में रहते हैं। और हमसे पहले हजारों सालों से इस समाज में और लोग भी रहते आए हैं। और इन हजारों सालों में समाज में क्या हुआ? एक तरह का विकास हुआ है। जैसे आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले लोगों का जीवन स्तर अलग था, सामाजिक ढांचा अलग था, समाज में रूढ़ियां अलग थी। आज वो रूढ़ियां टूटी, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हुआ। तो ये कोई 100-200 साल में नहीं हुआ, ये हजारों सालों में हुआ। समाज में हमारा जो रहन सहन होता है, हमारा खान पान होता है, इसको ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं। यानी समाज में एक व्यक्ति की स्थिति क्या है, या समाज का सामाजिक ढांचा क्या है, या सामाजिक प्रथाएं क्या है, समाज में चुनौतियां क्या हैं, ये समझने के लिए हमें टाइम और स्पेस, इतिहास और भूगोल, इन दोनों की समझ होनी चाहिए। यानी जीएस पेपर 1 का जो मॉड्यूल है वो जुड़ा हुआ है मानव, साथ ही साथ इतिहास और भूगोल के साथ मानव का जो अंतर संबंध है इससे जुड़ा हुआ है। यानी जीएस का हर पेपर वो सिर्फ सिलेबस नहीं है, वो एक थीम है। और जब हम उस अंडरलाइंग थीम को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो हम डायरेक्शन समझ जाते हैं कि सिलेबस क्या कहना चाहता है, किस दिशा में हमें पढ़ना है। और सबसे बड़ी चीज डेप्थ। डेप्थ का मतलब किस गहराई तक पढ़ना है, कितना ज्यादा। जैसे किसी विषय में हमें पढ़ना है तो कितना अंदर तक जाना है, किस स्तर तक, किस लेवल तक हमें पढ़ना है, किस स्तर तक या किस लेवल तक पढ़ना है, ये कैसे हमें पता चलता है? डेप्थ से पता चलता है, सिलेबस की गहराई से पता चलता है। सिलेबस बिल्कुल जीपीएस या नेविगेशन सिस्टम की तरह है। जीपीएस या नेविगेशन सिस्टम तो आप समझ ही रहे हो। जीपीएस या नेविगेशन सिस्टम, जैसे मान लो कि हमें जाना है कहीं, तो एक माई लोकेशन उसमें होता है
और दूसरा डेस्टिनेशन। आप जैसे ही डेस्टिनेशन डालते हो, जैसे मान लो मुझे नोएडा से करोल बाग जाना है, तो डेस्टिनेशन जैसे ही मैं करोल बाग डालूंगा तो हमारे सामने एक पूरा का पूरा डायरेक्शन आ जाएगा कि इस रूट को फॉलो करते हुए मुझे करोल बाग पहुंचना है। मैं उस रूट को फॉलो करूंगा और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा। अब जरा एक सिचुएशन इमेजिन करो कि मुझे करोल बाग का रास्ता नहीं पता हो। मैं नोएडा में बैठा हुआ हूँ, सेक्टर 52 में बैठा हुआ हूँ, यहाँ से मुझे करोल बाग जाना है। मुझे मेरा डेस्टिनेशन तो पता है, बट उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा कैसे जाए, इस बात के लिए मेरे पास न तो कोई डायरेक्शन है, न तो कोई डेप्थ है, और न ही कोई ये ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं घर से निकलूँगा और रास्ते में जो मुझसे मिलेगा उससे मैं पूछता जाऊँगा कि भाई मुझे करोल बाग जाना है, मैं कैसे जाऊँ। तो फिर कोई कहेगा पहले आप अक्षरधाम तक चले जाओ, फिर कोई कहेगा अक्षरधाम से ITO तक चले जाओ, फिर कोई कहेगा ITO से आप फिरोज शाह रोड की तरफ जाओ, फिर वहाँ से कोई कहेगा चलो आप यहाँ से आप ये वाली सड़क पकड़ के सीधा कहाँ चले जाओगे, करोल बाग। इस बात की संभावना है कि रास्ते में जो हमसे मिलेगा हर बंदा सही रास्ता बताए, ये ज़रूरी नहीं। कोई हमें गाइड करने की जगह क्या कर सकता है, मिस गाइड कर सकता है, हमें गलत रास्ता बता सकता है। और दिल्ली में क्या, एक फ्लाईओवर इधर उधर ले लिया तो 10 किलोमीटर कहीं और निकल जाओगे। तो अगर कहीं भी किसी ने अगर मिस गाइड किया तो फिर इस बात की संभावना होगी क्या, रॉन्ग टर्न, जो शुरू में ही मैंने बताया था, जो खतरे की घंटी है। तो सिलेबस आपको रॉन्ग टर्न से बचाती है, उस खतरे से बचाती है। तो सिलेबस तो वाकई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमें किससे बताती है, रॉन्ग टर्न से। और यूपीएससी में रॉन्ग टर्न आखिर है क्या, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि सिलेबस हमें बचाती है किससे, रॉन्ग टर्न से। तो यूपीएससी में रॉन्ग टर्न क्या है, रॉन्ग टर्न दो ही है। एक रास्ता है, अगर आप सीधा चलोगे तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, यूपीएससी एग्जाम तक। अगर आपने गलत रास्ता पढ़ा, रॉन्ग टर्न पकड़ा, तो दो चीजें होती हैं। एक इसमें आता है ओवर प्रिपरेशन, एक रॉन्ग टर्न क्या है, ओवर प्रिपरेशन, और दूसरा रॉन्ग टर्न है अंडर प्रिपरेशन। ये दोनों बातें समझनी बहुत ही जरूरी है। मैंने जो YouTube चैनल्स बनाए इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था कि इस रॉन्ग टर्न पे बहुत सारे बच्चों को मैं जाते हुए देख रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ती है। तो अब रॉन्ग टर्न पे जाने से बच्चों को कैसे बचाया जाए, तो मैंने साफ साफ देखा कि बहुत सारे बच्चे कुछ या तो ओवर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, अंडर प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जो ओवर प्रिपरेशन और अंडर प्रिपरेशन है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको सिलेबस की अच्छी समझ नहीं है। ओवर प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ, देखो आपने क्या किया, सिलेबस की अच्छी समझ नहीं है, आप एड ऑन करते जा रहे हो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस, न्यूज़पेपर उठा के न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते जा रहे हो, केवल और केवल डिस्क्रिप्शंस को लिखते चले जा रहे हो। ये क्या हो गया, ओवर प्रिपरेशन। आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी, फिर आपने किसी दोस्त को देखा, अरे यार उसका तो प्रीलिम्स हो गया, उसके पास तो लक्ष्मीकांत थी ही नहीं, उसके पास तो DD बसु थी। फिर आप भाग के गए और मार्केट से DD बसु खरीद के लाए। फिर कोई और आया, उसने कहा अरे यार उसने क्लियर कर लिया एग्जाम, उसने न तो लक्ष्मीकांत पढ़ी थी न तो DD बसु पढ़ी थी, उसने तो कोचिंग X का नोट्स पढ़ा था। फिर आपको लगा अरे यार मैं तो गलत रास्ते पे हूँ। फिर आपने क्या किया, आप गए और कोचिंग X का नोट्स भी खरीद लाए। अब आपके टेबल पे बुक्स की ढेर लगती चली जा रही है और आप उन सबको पढ़ते चले जा रहे हो। आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। अगर आपने बुक्स की संख्या लगातार बढ़ानी शुरू कर दी, लगातार नई नई चीज़ें मतलब जोड़े जा रहे हो, तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखो, ज्ञान आपके पास बहुत ज़्यादा आएगा, डिस्क्रिप्शन आपके पास बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन आंसर राइटिंग आपके ज्ञान और डिस्क्रिप्शन का टेस्ट नहीं है। आंसर राइटिंग आपके क्रिटिकल माइंडसेट और एनालिटिकल एबिलिटी का टेस्ट है। वो आप मिस करने लगते हो। यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। और जब आप एग्जाम में लिखने जाते हो तो आपके पास सवाल होता है, आपके पास ढेर सारे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, दिमाग में ढेर सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं। और फिर ऐसी कंडीशन में आप उन इंफॉर्मेशंस का ओवर प्रिपरेशन की वजह से अपने आंसर्स में केवल और केवल डिस्क्रिप्शन लिखते हो। आंसर में आप जो डिस्क्रिप्शन लिखते हो उस डिस्क्रिप्शन में कोई कोहेरेंस नहीं होता है, कोई जुड़ाव या संगतता नहीं होती है ना।
आपने कोई बात शुरू में लिखनी है तो वो लास्ट में लिख दिया, जो लास्ट में लिखना है वो शुरू में लिख दिया। तीसरी चीज क्या होगी, आपके लिए वर्ड लिमिट हमेशा ही चैलेंज बना रहेगा। आपको लगेगा कि आप अपनी बात को 150 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में नहीं लिख पा रहे हो। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, 1 साल 2 साल आपका मेंस का पेपर खराब होगा, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। तो अगर कोई सही मार्गदर्शक मिल गया तो फिर वो क्या करेगा, थोड़ा आपकी तैयारी को स्ट्रक्चर करा देगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप इंटरव्यू देते फिरोगे कि मैं 3 बार से मेंस लिख रहा था, मेरा नहीं हो रहा था, मैंने कोचिंग एक्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और उसके बाद उस टेस्ट सीरीज का इतना ज़्यादा फायदा हुआ कि मैं सेलेक्ट हो गया। तो पिछली 3 बार से आप सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे थे? आपने कोचिंग एक्स की टेस्ट सीरीज ली और आप सेलेक्ट हो गए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 3 साल से आप जो तैयारी कर रहे थे, आपने शुरुआत में ही क्या किया था, रॉन्ग टर्न ले लिया था। शुरुआत में ही आपने रॉन्ग टर्न ले लिया। इसीलिए शुरुआत में रॉन्ग टर्न से बचने के लिए सिलेबस की समझ बहुत जरूरी है। एक रॉन्ग टर्न जो दूसरा है वो है, अच्छा एक और चीज है, जब आप ओवर प्रिपरेशन करने लगते हो और अगर आपका रिजल्ट पहले साल नेगेटिव रहा, दूसरे साल नेगेटिव रहा, तो कंफ्यूजन बढ़ता चला जाता है और उस कंफ्यूजन बढ़ते चले जाने की वजह से एस्पायरेंट्स एग्जिट इन द मिडवे, तैयारी को बीच में छोड़ देते हैं। 2-3 साल यूपीएससी की तैयारी करेंगे, फिर वो कहेंगे यार कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा करता हूं मैं यूपीपीसीएस की तैयारी कर लेता हूं या बीपीएससी की तैयारी कर लेता हूं या एमपीपीएससी की तैयारी कर लेता हूं। इसको कहते हैं एग्जिट इन मिडवे। तो देखो, अगर आप रॉन्ग टर्न लोगे तो बीच में एग्जिट करोगे, ये भी लॉजिकल है। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी अलर्ट इन द बिगिनिंग स्टेज ऑफ आवर प्रिपरेशन। दूसरा रॉन्ग टर्न क्या है, अंडर प्रिपरेशन। अंडर प्रिपरेशन का मतलब होता है सतही पढ़ाई, सतही पढ़ाई, सतही पढ़ाई। वन शॉट मॉडल यूट्यूब वीडियोस, वन शॉट मॉडल यूट्यूब वीडियोस देखने में बहुत अच्छा लगता है। किसी एक चैप्टर को टीचर 1 घंटे में पढ़ा देगा, शानदार कैमरा, शानदार क्वालिटी, शानदार पीपीटीज, आपको लगेगा हाँ 1 शॉट में एक चैप्टर फिनिश। इस वजह से क्या होता है कि सतही पढ़ाई और 1 शॉट मॉडल यूट्यूब वीडियोस की वजह से आपके दिमाग में एक फॉल्स इंप्रेशन जनरेट हो जाता है। और ये फॉल्स इंप्रेशन क्या है, फॉल्स इंप्रेशन का मतलब आप चैप्टर तो एक तरह से आपके दिमाग में डाल दिया गया कि हमने हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ लिया 1 घंटे में, तो अब आप मेंटली इस बात के लिए फिट हो गए। आपको लगा कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, डीपीएसपी पढ़ लिया, सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ लिया, ऐसा आपको लगेगा, है ना, कि ये सारे चैप्टर्स तो मैंने पढ़ लिए, आपको फील होगा। बट जब आप एग्जाम देने जाओगे प्रीलिम्स में या मेंस में, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जब तक आप एग्जाम नहीं दोगे, उस कोचिंग की कोर्स, जो भी कोचिंग हो XYZ, आप उसके कोर्स खरीद के पढ़ते रहोगे, आपको मजा आता रहेगा, मजा आता रहेगा, मजा आता रहेगा। और जैसे ही एग्जाम में बैठोगे, है ना, सारा मजा क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। उस समय आपको रियलाइज होगा कि सतही पढ़ाई, शॉर्ट 1 शॉट मॉडल यूट्यूब वीडियोस और सस्ते कोर्स के चक्कर में आपने फिर से क्या किया, आपने दोबारा से रॉन्ग टर्न ले लिया। क्योंकि उस 1 शॉट वीडियो में आप सारे कीवर्ड्स को नहीं समझ पाओगे, है ना, जो किताब की लाइन्स है उसके पीछे की स्टोरी, उसके पीछे के डेवलपमेंट को नहीं समझ पाओगे। और ऐसी कंडीशन में आपकी तैयारी केवल और केवल डिस्क्रिप्टिव रहेगी, और उस डिस्क्रिप्टिव में भी आपका ज्यादा जोर कहां होगा, फैक्ट्स पे। एनालिटिकल और क्रिटिकल इंसाइट डेवलप हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप देखेंगे इस तरह की जो भी क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह की जो भी क्लासेस होती है कहीं ना कहीं वो हमें अंडर प्रिपरेशन की ओर ले जाती हैं, तैयारी को बहुत ही आसान बना के प्रेजेंट करती हैं।
बहुत ही अट्रैक्टिव बना के प्रेजेंट करती हैं, और साथ ही साथ हर एस्पायरेंट के दिमाग में ये ख्वाब भर दिया जाता है कि तुम आईएएस बनने के लिए ही पैदा हुए हो। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, वो फिर क्या है, एक तरह का रॉन्ग टर्न है। तो हमें इस बात को समझना है। तो देखो, फाउंडेशन कोर्स क्या करता है, फाउंडेशन कोर्स हमें रेलेवेंट फैक्ट्स की भी जानकारी देता है, फाउंडेशन कोर्स प्रासंगिक तथ्यों की भी जानकारी देगा, हमारी नॉलेज डिस्क्रिप्टिव भी रहेगी, हमारी नॉलेज एनालिटिकल भी रहेगी, विश्लेषणात्मक रहेगी, और फाइनली एप्लीकेशन एडेप्टेबिलिटी भी होगी हमारे अंदर, अनुप्रयोग की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो जाएगी। हम आसानी से कॉन्सेप्ट्स को वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए। सिलेबस अगर हमने ठीक ढंग से समझा तो सिलेबस एक और चीज में हमारी मदद करता है, और वो है सिलेबस की अगर हमें समझ है तो हमारे लिए कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाता है। कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन, मैंने शुरू में ही कहा कि हर सब्जेक्ट की कुछ कीवर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज होती हैं। अगर आपने उन कीवर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज पे पकड़ बना ली तो आप लैंग्वेज गेम खेलना सीख जाते हो, और जैसे ही आप लैंग्वेज गेम खेलना सीख जाते हो, आप मेंस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो। और इसके बाद अगर आपने साथ साथ सिलेबस के साथ साथ अगर आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लिया, तो जैसे ही आप पीवाईक्यू साथ साथ अगर आपने पीवाईक्यू की तैयारी कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी कर ली, तो आपके लिए कंटेंट फिल्टरिंग बहुत इजी हो जाता है। और यहाँ पे कंटेंट फिल्टरिंग का मतलब क्या है कि देखो, यूपीएससी की तैयारी में आपको पता है कि हमें स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक और करंट अफेयर्स सबको लेके चलना पड़ता है। तो क्या रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट नहीं है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम सेकेंडरी प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, किस चीज को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए, इन सब की हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर हो जाती है। तो कंटेंट फिल्टरिंग, क्या सिलेबस में नहीं है, क्या डिस्कार्ड करना है, किसको ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ना है, किसको कम ध्यान दे के पढ़ना है, ये सारी चीज़ें, ये सारी एडेप्टेबिलिटी हमारी विकसित हो जाती है। तो क्या बताया मैंने कि जीएस फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये हो गया, जीएस फाउंडेशन का सीधा मतलब हो गया कि स्टैटिक सिलेबस का जो स्टैटिक पोर्शन है उसकी समझ विकसित करना, सिलेबस का जो डायनामिक पार्ट है इसकी समझ विकसित करना, और तीसरी चीज इंटीग्रेशन विथ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेशन विथ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के साथ कैसे चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें आप सीख जाते हैं। स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक पार्ट, देखो कई बार डायनेमिक को लोग करंट अफेयर्स समझ लेते हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग है मैं बता रहा हूं। स्टैटिक पोर्शन ऑफ द सिलेबस क्या है, स्टैटिक पोर्शन ऑफ द सिलेबस है, जैसे आपने हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, वैदिक कल्चर पढ़ा, मौर्य पीरियड पढ़ा, लेटर मौर्यन पीरियड पढ़ा, गुप्ता पढ़ा, पोस्ट गुप्ता पढ़ा, ये स्टैटिक पोर्शन है। कई बार क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की तुलना वैदिक संस्कृति के समाज से करने को कही जाएगी, ये भी स्टैटिक पोर्शन है। तो डायनेमिक क्या है, डायनेमिक ये है कि अगर क्वेश्चन इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का हो, ये वर्ड भी आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से। मेरी क्लासेस देखो थोड़ी लंबी होती हैं, और मेरा फोकस ये होता है कि जब मैं किसी मॉड्यूल को ख़त्म करूं या जो चैप्टर मैं पढ़ा दूं उसमें आपको किसी बुक की ज़रूरत ना हो, किसी प्रिंटेड नोट्स की ज़रूरत ना हो, क्लास के लेक्चर्स साथ में आप रनिंग नोट्स मेंटेन करो, और इतना करने के बाद आप पीवाईक्यू भी मैं कराऊंगा, उसको इंटीग्रेट करके आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं इससे तैयारी करो। मेरा पूरा फोकस इस बात पे होता है। तो इसलिए क्लासेस थोड़ी लंबी जाती है, या फिर पीपीटी अगर मैं यूज़ नहीं करूंगा तो स्वाभाविक है क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, पीपीटी यूज़ करूंगा तो ड्यूरेशन कम होगी। चलिए, तो मैंने क्या कहा, डायनेमिक पार्ट का मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन की थीम को ज्योग्राफी से कनेक्ट करके पूछ लिया जाए, या पॉलिटी के क्वेश्चन की थीम को क्या किया जाए, इंटरनल सिक्योरिटी से या आईआर से रिलेट करके पूछ लिया जाए, या पॉलिटी के क्वेश्चन की थीम को इकोनॉमी से रिलेट करके पूछ लिया जाए, ये क्या है, डायनेमिक पार्ट है। इसके अलावा पॉलिटी के थीम को आईआर से रिलेट करके पॉलिटी के थीम को करंट अफेयर से रिलेट कर दिया जाए, डायनेमिक पार्ट। इकोनॉमिक्स के थीम को करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ लिया जाए, ये भी क्या है, डायनेमिक पार्ट है। तो थीम आइडेंटिफिकेशन और कंटेंट फिल्टरिंग बहुत जरूरी है, थीम की पहचान करना और कंटेंट को फिल्टर करना, तो वो हम करेंगे अपनी क्लासेस में।
करंट अफेयर्स का मतलब डेली करंट अफेयर्स। ये देखो इंटीग्रेशन विद करंट अफेयर्स, तो ये डेली करंट अफेयर्स। जैसा आपने देखा होगा अलग अलग यूट्यूब चैनल पे हर डेट को क्या हुआ, इससे सॉरी फॉर डिसरप्शन। तो आप देखते होंगे कि अलग अलग यूट्यूब चैनल पे डे बाय डे हर दिन की करंट अफेयर्स की वीडियोस आती हैं, तो वो प्योर करंट अफेयर्स है। तो देखो ये डेली करंट अफेयर्स का जो फॉर्मेट है, डेली करंट अफेयर्स ऑन यूट्यूब, इसका फायदा आप तभी ले पाएंगे जब आप फाउंडेशन कोर्स की अच्छी समझ रखेंगे। आपने क्या ये कभी नोटिस किया है कि डेली करंट अफेयर की आपको यूट्यूब वीडियो देख रहे हो और आपने 1 घंटे की वीडियो देखी, 10 दिन देखा, 12 दिन देखा, 15 दिन देखा, एक दिन बैठ के आप सोचो कि आपने जो कुछ भी देखा इन 15 डेज में, उसमें से कितने इंफॉर्मेशंस को आप रिटेन कर पाए हो। ये सवाल किसी दिन अपने आप से पूछना, फिर उस दिन आपको जीएस फाउंडेशन कोर्सेज का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। तो जब आप कंटेंट फिल्टरिंग, थीम आइडेंटिफिकेशन जब आप सीख जाएंगे, कंटेंट फिल्टरिंग, थीम आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस, जब ये 3 चीजें सीख जाएंगे तो करंट अफेयर्स में क्या रिटेन करना और कितना रिटेन करना है, ये एप्लीकेशन एडेप्टेबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। ये आप अपने आप करने लगेंगे, इसके लिए किसी गाइड की जरूरत नहीं होगी। तो ये तो शुरुआत कैसे करें, इससे रिलेटेड कुछ सामान्य बातें थी, जिसमें मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स क्या गलती नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें बताई। हालांकि स्ट्रैटेजी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में अलग से बनेंगी और उसमें बहुत सारे वीडियोस होंगी, उनको आप रेगुलर देखिएगा। आज चूंकि हम जीएस पेपर 2 की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसका एक जनरल सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो देखो, जब हम जीएस पेपर 2 की बात कर रहे हैं, जीएस पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो इसका एक जनरल सिलेबस अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो देखो जीएस पेपर 2 जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी नहीं है, इसका एक कंपोनेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान और राजनीति, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये इसका कंपोनेंट 1 है। जाहिर सी बात है कि ये जो प्लेलिस्ट बनेगा हमारा, ये इसी कंपोनेंट से हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, इसमें एक दूसरा कंपोनेंट भी है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, गवर्नेंस। गवर्नेंस ये इसका दूसरा कंपोनेंट है, शासन, शासन। और इसका जो तीसरा कंपोनेंट है वो है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, जिसको हम क्या कहेंगे, सामाजिक न्याय। ये भी इसका कंपोनेंट है जीएस पेपर 2 का। और सोशल जस्टिस के बाद जो 4th कंपोनेंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी जीएस पेपर 2 के टोटल कितने कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट 1, 2, कंपोनेंट 3 और कंपोनेंट 4। मैं इस प्लेलिस्ट में जो वीडियोस डालूंगा वो बिल्कुल सीक्वेंस में डालूंगा। पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की वीडियोस डालेंगे, एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 इस सिस्टम से। फिर हम गवर्नेंस की वीडियोस अपलोड करेंगे, इसके बाद हम सोशल जस्टिस की वीडियोस अपलोड करेंगे, फिर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियोस अपलोड करेंगे। तो ये इसका फॉर्मेट होगा। दूसरी चीज, आफ्टर द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के अंत में उसके जितने PYQs होंगे वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किए जाएंगे। तीसरी चीज, चूंकि मैंने कहा कि ये सिलेबस ही ऐसा है, डायनेमिक है, कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए हो सकता है कि यहाँ पे करंट अफेयर्स का रेफरेंस आ जाए। गवर्नेंस आप पढ़ रहे हो, यहाँ कोई टॉपिक किसी करंट अफेयर के टॉपिक से इंटीग्रेट होता हो। इसी तरह से अगर आप सोशल जस्टिस पढ़ रहे हो तो यहाँ कोई टॉपिक करंट अफेयर्स के टॉपिक से इंटीग्रेट होता हो। इन द सेम वे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हो, यहाँ कोई टॉपिक करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेट होता हो। तो इस चैनल पे मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है और वो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में मैं क्या काम करूंगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से रिलेटेड किसी टॉपिक में किसी करंट अफेयर का रेफरेंस आ गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस करंट अफेयर की वीडियो बना के हम इस प्लेलिस्ट में दे देंगे, और साथ ही साथ वो जो स्टैटिक पोर्शन ऑफ द सिलेबस है उसके नीचे उस वीडियो की लिंक दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि
करंट जैसे देखो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मुद्दे, जब मैं प्रिपरेशन करता था तब से लेकर अभी तक ये मुद्दे चले आ रहे हैं। या जो कुंभ फेयर्स वगैरह है, अभी कुंभ मेला हाल में लगा, अर्ध कुंभ जो है, और प्रयागराज में आपको पता है कि माघ मेला भी हर साल लगता है। तो जब मैं यूपीएससी इंटरव्यू, मैंने पहला इंटरव्यू दिया था 2013 में, बेसिकली 2012 का एग्जाम था वो, तो आईएमजी खान का बोर्ड था और मुझसे ये सवाल इंटरव्यू में पूछा गया कि जो रिलीजियस फेयर्स होते हैं, मेले होते हैं, चूंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आता हूँ तो इलाहाबाद में माघ मेला, अर्ध कुंभ, कुंभ ऐसे मेले लगते हैं, तो सवाल पूछा कि इससे तो पॉल्यूशन होता है, नदी प्रदूषित होती है, तो क्या ऐसे मेलों को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ये सवाल मुझसे पूछा गया। उसके जवाब पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मेले तो अभी हुए, मेले में क्राउड मैनेजमेंट, पॉल्यूशन, ये तमाम प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो जब अब मेले हुए, अर्ध कुंभ हुआ या कहीं और भी कुंभ या अर्ध कुंभ जैसा कोई मेला हुआ या रिलीजियस फेयर हुआ, क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पाया, कोई दुर्घटना हो गई, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस में भी पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। साल कौन सा चल रहा है, 2025-26, यानी देखो जो चीज़ मुझसे 2012 के एग्जाम में, 2013 ईयर में मुझसे सवाल पूछा गया, वो आज से 10 साल बाद भी उतना ही ज़्यादा रेलिवेंट है आपके लिए। तो मैंने कहा करंट अफेयर्स के कुछ थीम जो होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, तो वैसे थीम्स को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे मैं बहुत डिटेल्ड में वीडियोस बनाऊंगा और करंट अफेयर्स में डालूंगा। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा चैनल आपके लिए वीडियो लाइब्रेरी जैसा है। हालांकि ये कोई 2-4 महीने में नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुझे ही अकेले पढ़ाना है और हिस्ट्री ऑप्शनल और तमाम ऐसे वीडियोस में डालता हूँ, मेरा खुद का भी काम है, तो समय निकाल के आपको उतना पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा वो इन टोटलिटी होगा। आपने कहीं भी क्लास की होगी, वहाँ कुछ ना कुछ गैप होगा, जो हमारे चैनल पे आओगे तो वो गैप क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, और फिर आप उस चैप्टर में कॉन्फिडेंट हो जाओगे। साथ ही साथ ये जो बोर्ड वर्क के थ्रू मैं टीचिंग कर रहा हूँ, इससे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के बीच में जो गैप फील होता था, वो गैप भी फुलफिल होगा। तो हमारे चैनल से चाहे आप एक चैप्टर पढ़ो या एक मॉड्यूल पढ़ो, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को वो बेहतर बनाएगा। हालांकि मेरी कोशिश होगी कि पूरे के पूरे जीएस मॉड्यूल्स मैं फिनिश करूं इस यूट्यूब चैनल पे, और फिर मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस पढ़ाऊं। तो मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि ये पूरे मॉड्यूल एक वीडियो लाइब्रेरी के रूप में मैं इसमें अवेलेबल ना करा दूं। तो देखो, ये इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, 4 कंपोनेंट हैं। तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे क्लासेस की, वो जीएस पेपर 2 के कंपोनेंट 1 से शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास बहुत जरूरी है, रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं, इस बात को समझिए। अब जीएस पेपर 2 का जो कंपोनेंट 1 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यूपीएससी ने जो इसका सिलेबस मेंशन किया हुआ है, वो सिलेबस बहुत ही मैक्रो है, इट इज नॉट माइक्रो। सिलेबस को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, मैक्रो का मतलब होता है कि जो मेजर थीम्स हैं उन थीम्स को सिलेबस में दे दिया गया है, बता दिया गया है। जैसे कौन कौन से थीम्स बताए गए हैं, जैसे ये कहा गया कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे एक चैप्टर इसमें दे दिया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, डेवलपमेंट एंड फीचर्स, यानी कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान, इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, इस संविधान की विशेषताएं क्या है, साथ ही साथ इस संविधान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। अब जब हम इसके ऐतिहासिक विकास को देखने जाते हैं, विशेषताओं को देखने जाते हैं, तो इन डिटेल्स जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। हमारे सिलेबस में केवल इतना लिखा हुआ है। इसी तरह से हमारे सिलेबस में जो दूसरा टॉपिक मेंशन है वो है संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान और संशोधन, केवल इतना लिखा हुआ है। ये मैक्रो रूप में लिखा हुआ है कि संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान, संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान एवं संशोधन। आप रनिंग नोट्स लिखते चलिए, आप ये महसूस करिए कि ऑफलाइन क्लास में है, एक नोट्स बना लीजिए जो मैं पढ़ाता हूं उसके लिए अलग से, और लिखते चलिए। तीसरी बात, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत, एक ये टॉपिक दिया हुआ है। और क्या टॉपिक दिया हुआ है, तो संघ और राज्य जो है इनके अधिकार, कर्तव्य और
उत्तरदायित्व। तो और टॉपिक दिया हुआ है चौथा। चौथा क्या है कि संघ और राज्य के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व। संघ और राज्य के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व। अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व। तो देखो, फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा जो है, इससे संबंधित मुद्दे और चुनौतियां। संघीय ढांचा से संबंधित, संघीय ढांचा से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, मुद्दे एवं चुनौतियां, ये दिया गया है टॉपिक नंबर 5। फिर टॉपिक नंबर 6 पे हम आते हैं, तो दिया हुआ है डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस, यानी जो शक्तियां हैं या जो वित्त है, इस जो वित्त और जो मतलब शासन है, इससे संबंधित जो शक्तियां हैं, इनका डिवोल्यूशन, यानी कि जैसे सेंटर से स्टेट और स्टेट के बाद अर्बन लोकल बॉडीज या पंचायत तक, है ना। तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस, तो एक तो इससे रिलेटेड टॉपिक हो गए। और जैसे ही हम डिवोल्यूशन पढ़ेंगे, हम लोकल बॉडीज तक पढ़ेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, सेंटर स्टेट से कैसे ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये भी हमारे सिलेबस में दिया गया है। किसके किसके बीच में? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। और अंत में एक और टॉपिक मेंशन है, और वो है भारत की संवैधानिक व्यवस्था की तुलना विश्व के कुछ अन्य दूसरे देशों की संवैधानिक व्यवस्था से। तो देखो, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि किन देशों की संवैधानिक व्यवस्था से, क्या लिखा हुआ है? कुछ अन्य। अब कुछ अन्य का मतलब ये है कि इंडिया के साथ दूसरे देशों के संबंध डायनेमिक है। देखो, तो जो 1-2 साल के अंदर कंट्री ज्यादा चर्चा में होगा भारत के साथ संबंध, या किसी ऐसे खास करंट कॉन्टेक्स्ट से, वहां से सवाल बनने के संभावना होते हैं। प्लस जैसे रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, फ्रांस, उनके साथ तुलना हमें समझनी पड़ेगी। तो देखो, इस तरह से सिलेबस लिखना, ये सिलेबस का माइक्रो एनालिसिस नहीं है, मैक्रो एनालिसिस है। इसके अलावा गवर्नेंस है। गवर्नेंस में, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस से रिलेटेड सिद्धांत क्या है, शासन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, शासन में जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी। अब मैं देखो, गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक अभी नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, ये वाला हिस्सा, कंपोनेंट 1। हालांकि मैं टॉपिक्स को एक बार डिस्कस कर दे रहा हूं, तो केवल इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं। गवर्नेंस, मैंने क्या बताया कि गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है, गवर्नेंस से अब शासन से जुड़े हुए सिद्धांत क्या हैं, शासन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता, और सिटीजन चार्टर क्या है, आरटीआई इतना चर्चा में रहता है, तो आरटीआई मेंशन है, आरटीआई का प्रभाव क्या है, आरटीआई के सामने चैलेंजेस क्या है, ई प्रशासनिक गवर्नेंस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है, सिटीजन्स चार्टर्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए, सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन, ये सब पढ़ना, वेलफेयर पॉलिसीज़, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ना, जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हों, शिक्षा से जुड़ी हुई हों, या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हों, मानव संसाधन विकास से जुड़ी हुई हो, लोक नीति या लोक क्रियान्वयन से जुड़े हुए मुद्दे, ये मुद्दे हो गए। इसी तरह से सोशल जस्टिस इसका थर्ड कंपोनेंट है, सामाजिक न्याय, जिसमें सामाजिक न्याय की अवधारणा, कल्याणकारी योजनाएं जो वंचित वर्गों के लिए है, जैसे SC, ST, वुमेन, ओबीसी और पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, विशेष सक्षम लोग जो हैं, या फिर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जब धरातल पे इनको क्रियान्वित करते हैं तो उससे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं, समावेशी विकास क्या है, समता क्या है, भूख, गरीबी, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे, सशक्तिकरण के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, चाहे वो नारी सशक्तिकरण हो या विशेष रूप से सक्षम लोगों का सशक्तिकरण हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे। और एक प्रशासक के लिए ये सब कुछ जानना बड़ा ही ज़रूरी है। और लास्ट में एक कंपोनेंट इंटरनेशनल रिलेशंस का भी है, जिसमें हम भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बेसिक्स को समझते हैं, और भारत के दूसरे महत्वपूर्ण देशों के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, द्विपक्षीय संबंध, उसको समझते हैं। जो बहुत सारे बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म्स हैं, मंच हैं, फोरम्स हैं, जैसे UN, WTO, ब्रिक्स, स्क्वाड आदि एक्सेट्रा,
सिलेबस में लिखा हुआ एक्सेट्रा, यानी इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं जो करेंट रेलिवेंट हों। वैश्विक शांति, ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी सुरक्षा, आतंकवाद, टेररिज्म, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, सीमा विवाद और आर्थिक साझेदारी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से जुड़े हुए मुद्दे, अन्य दूसरे ग्लोबल इश्यूज, वैश्विक मुद्दे जैसे कि पर्यावरण परिवर्तन या फिर डिजिटल गवर्नेंस, तमाम ऐसे मुद्दे जीएस पेपर 2 में आते हैं। तो जीएस पेपर 2 एक यूपीएससी एस्पायरेंट को ठीक ढंग से समझना कितना जरूरी है? क्या इसको आप कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का संकलन समझ सकते हो? नहीं। तो बेशक हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स कम हो, व्यूज कम हो, वॉच आवर्स कम हो, हमारा फोकस ये होगा कि हम यूपीएससी की जो डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ाएं। और हर चैप्टर के अंत में पीवाईक्यू डिस्कस मैं करूंगा ही करूंगा। जैसे मैंने बताया कि पॉलिटी में एक टॉपिक है संघवाद, फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध। पीवाईक्यू डिस्कस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2013 में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के चैलेंजेस की थीम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। सहकारिता, सहकारी संघवाद की चुनौतियां, इससे संबंधित थीम पूछा हुआ है जो सेंटर स्टेट रिलेशंस के टॉपिक का हिस्सा है। 2015 में, मतलब एक साल गैप देके, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, 13 के बाद 14 में इस टॉपिक से गैप है, 15 में फिर से पूछा सेंटर स्टेट रिलेशन कि केंद्र राज्य संबंध बदलते हुए आर्थिक संदर्भ में या परिदृश्य में। फिर 15 के बाद 16 में नहीं पूछा, 17 में फिर पूछा क्वेश्चन, फेडरलिज्म अंडर स्ट्रेन ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण के कारण जो संघवाद का ढांचा है ना, इसके सामने उत्पन्न चुनौतियां, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव, 2017 में पूछा। फिर एक साल गैप कर दो, 18 गैप कर दो, फिर 2019 में सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया, रोल ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषदों की भूमिका। फिर एक साल गैप कर दो, 2 साल गैप कर दो, 20, ये नहीं, एक साल गैप करो, फिर आ जाओ 21 में। 21 में फिर क्वेश्चन है फिस्कल फेडरलिज्म और जीएसटी, वित्तीय संघवाद और जीएसटी वाले थीम पे क्वेश्चन है। और भी ये ट्रेंड मैं आपको बताऊंगा। तो आपने क्या देखा, एक साल के गैप पे बार बार किस टॉपिक से सवाल आ रहा है? सेंटर स्टेट रिलेशन से, केंद्र राज्य संबंध से। तो अगर आपने केंद्र राज्य संबंध विषय को ठीक ढंग से पढ़ा, पीवाईक्यू की मैपिंग की, पीवाईक्यू के ट्रेंड को एनालाइज किया, तो फिर आपके लिए आंसर लिखना कितना आसान हो जाएगा। जैसे एक बड़ा ही बेवकूफ़ी वाला तर्क होता है कि लोग कहते हैं पीटी पे ध्यान दो। ठीक है, पीटी पे तो ध्यान देना ही है, पीटी को तो बिल्कुल नहीं नेगलेक्ट करके चलना है, लेकिन अगर हमारी मेंस की पकड़ नहीं होगी तो फिर तो हम उसी फॉल्स इंप्रेशन में जीते रहेंगे। हम इस तैयारी के ट्रैप से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। ये बहुत बुरा होता है उन बच्चों के लिए। कुछ बच्चे जिनका फाउंडेशन कोर्स पे पकड़ अच्छा नहीं होता, और उनमें उनकी गलती मैं नहीं मानता हूँ, कई बार संसाधन नहीं होते बच्चों के पास। अगर वो किसी एक कोचिंग में जाके फ़ी दे देते हैं और वहाँ से उनको सही गाइडेंस नहीं मिली, तो उनके पास इतना रिसोर्स नहीं होता है कि वो दूसरे का कोचिंग में या दूसरे टीचर से गाइडेंस ले सकें। वो भागते यूट्यूब चैनल्स की तरफ हैं, और यूट्यूब चैनल्स जो हैं मतलब कुछ चैनल तो वाकई जेन्युइन गाइड करते हैं, बट सबको तो मैं नहीं कहूँगा। 80 to 90% यूट्यूब चैनल्स का कहानी ही अलग है। वो लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी और मतलब वल्गर जोक्स और तमाम इस तरह चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। ये मैं किसी जलन या ईर्ष्या की वजह से नहीं कहता हूँ, देख के मुझे तनाव होता है ये सारी चीज़ें, इस वजह से कह रहा हूँ। तो एक बच्चा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का, वही तो हिंदी में या तमिल में या तेलुगु में, इन भाषाओं में परीक्षा देगा। शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में एग्ज़ाम देते हैं। तो रूरल बैकग्राउंड वाले बच्चे के लिए, ऑप्शनल के लिए 50,000 की फ़ी दे देना बहुत मुश्किल होता है। जीएस के लिए 1 लाख रुपए की फ़ी दे देना बहुत मुश्किल होता है। एक बार फ़ी देने के बाद दोबारा वो फ़ी नहीं दे सकते। उनको पता भी होगा कि कोई दूसरा टीचर सही गाइड करा रहा है, बट वो फ़ी लेगा तो वो नहीं जा पाते। वो बहुत होता है तो उस टीचर के यहाँ पढ़ने वाले किसी बच्चे से जान पहचान करते हैं, उसकी नोट्स लेते हैं, देखते हैं, उससे कुछ पढ़ने या सीखने या समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत पेनफुल होता है मेरे लिए देखकर। तो पिछले 8 साल से मैंने हिंदी मीडियम के बैचेस नहीं पढ़ाए। बीच में एक जयपुर की कोचिंग के साथ मैं जुड़ा था 2 साल तक, तो वहाँ मैंने 2 बैचेस पढ़ाए थे हिंदी मीडियम के। और 2017 के टाइम में 1.5-2 साल तक मैंने मुखर्जी नगर में अपनी कोचिंग भी चलाई थी, प्रभुज IAS नाम से। तो फिर जब मैं 1-2 बड़े ब्रांड्स के साथ मैंने काम किए, तो वहाँ लिमिटेशंस हो जाता है कि सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं। तो आज वो लिमिटेशन नहीं है, और मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैंने सीखा है, तो बाय गॉड कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा है या जो भी है, कि मैं
हर मॉड्यूल हर सब्जेक्ट बहुत ही इफ़िशिएंटली पढ़ा लेता हूँ। तो शायद ये जो मेरे अंदर टीचिंग एबिलिटी डेवलप हुई है, शायद इसी वजह से हुई हो कि मैं कुछ लोगों को पढ़ाऊँ, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाऊँ, मुफ्त बनाऊँ और कुछ लोगों का भला हो सके। तो मैंने सोचा कि बनाते हैं, ऐसा करते हैं। अच्छा, एक और सवाल आता है, पहले मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं कैमरे के सामने नहीं पढ़ा पाता था और ये एक रीज़न रहा कि लंबे समय तक मैं ऑनलाइन टीचिंग मैंने नहीं की, ऑफलाइन क्लासेस में ही पढ़ाया। लेकिन मतलब जिसने ये पढ़ाने की क्षमता दी, उसने एक दिन ऐसा चमत्कार करवा दिया कि मैं कैमरे के सामने खड़ा होकर बहुत ही सहज ढंग से पढ़ाने भी लगा। तो शायद अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए बहुत ही ईमानदारी से क्लासेस आपके साथ लाऊंगा और बहुत कितनी जल्दी सब कुछ ला दूँ ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन हाँ, आप अगर मेरे चैनल से मेरे साथ जुड़ के कोई एक चैप्टर, एक मॉड्यूल जो भी पढ़ोगे, उसमें फिर कोई, आप ये समझ लो, कोई मिलावट नहीं है। वो शुद्ध यूपीएससी के फॉर्मेट पे, यूपीएससी के कंटेंट और आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में मेरी क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो आज देखो, सिलेबस में मैंने माइक्रो एनालिसिस नहीं किया। अगली जो वीडियो होगी जीएस पेपर 2 की, उसमें पॉलिटी, देखो यहाँ कितने कंपोनेंट्स हैं, 4। फिर से मैं समझा दूं एक बार कि जो अगली क्लास होगी उसमें ये जो कंपोनेंट 1 है, जिसको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी कहा, तो वीडियो नंबर 2 या एपिसोड नंबर 2 जो होगा, उसमें मैं इस सिलेबस का माइक्रो एनालिसिस करूंगा। बहुत जरूरी है, माइक्रो एनालिसिस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, माइक्रो एनालिसिस के साथ पीवाईक्यू मैपिंग भी करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि इस मॉड्यूल को हम फिनिश कैसे करने वाले हैं, मतलब मॉड्यूल का जो कंपोनेंट 1 है इसको फिनिश कैसे करने वाले हैं, तो वो भी हम करेंगे। तो ये 3 चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे, माइक्रो एनालिसिस, कंपोनेंट 1 का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का, कि एक टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, फिर पीवाईक्यू मैपिंग और स्ट्रैटेजी। और उसके बाद जो एपिसोड 3 से मेरी वीडियो आएंगी, वो टॉपिक और सब टॉपिक वाइज मॉड्यूल पर बेस्ड होंगी। जैसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस थीम से वीडियो पहली आई और इसके अंदर पार्ट ए बी सी डी ई जितना डिटेल्स में हम पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे। और डिटेल्स में इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमारी जो किताबों पर निर्भरता है वो कम हो जाए और जो क्रक्स है वो हम अपने हैंड रिटन नोट्स में, अपने नोट्स में लिखें, उसको बार बार रिवाइज करें। और जब हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो फिर हम पीवाईक्यू या क्वेश्चन बैंक लेके अपने प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर कर लेंगे। तो यही है पूरा का पूरा एसेंस हमारी क्लासरूम प्रोग्राम का। तो आज ये पहली वीडियो थी और अगर आपके संपर्क में ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, हिंदी माध्यम के हैं और जो चुनौतियां मैंने बताई उन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो मेरा वीडियो उन तक पहुंचाइए और ये उनके जीवन को बदलने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।